नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 20 आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कल की क्लास पर कि कल हमने क्या पढ़ा था। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे कल वाले। कल या परसों की क्लास में जो है ना, पीछे की दो तीन जो क्लास थी उनके अंदर जो भी टॉपिक पढ़े वो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अक्षीय रेखा, द्विध्रुव की अक्षीय रेखा, द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा, दोनों रेखाओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की। अब किस रेखा पर तीव्रता सर्वाधिक होती है वो चीज़ भी हमने संबंध स्थापित किया, और उनके जो वेक्टर फॉर्म थे यानी सदिश रूप थे वो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़े। आज जो अपना एक टॉपिक है वो ये पॉइंट्स है बेटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आपको दूंगा, विद्युत क्षेत्र एक समान, क्योंकि ऐसा ही टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी पढ़ेंगे, सेम यही टॉपिक रहने वाला है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बलागुरण, ये पॉइंट आपको समझना है। मैं आपको क्या दूंगा, वही अपना एक विद्युत द्विध्रुव मैं आपको देने वाला हूं। उस द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मैं स्थापित करूंगा। ठीक है, एक समान यानी एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में मैं उस द्विध्रुव को रखूंगा, और उस दौरान उस पर कुछ बल लगेगा और कुछ बल आघूर्ण भी लगेगा, उसका मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं कि इसका सर चित्र कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने दे दिया भाई, ये एक समान, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ये लो, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, यही होता है एक समान विद्युत क्षेत्र। मैंने आपको जब विद्युत बल रेखाओं की विशेषता बताई थी तो उस दौरान भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि एक समान जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर और परस्पर लगभग एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया अपना ई। ठीक है, अभी मैंने कोई चार्ज नहीं लिया, कोई प्लस क्यू या माइनस क्यू नहीं लिया, सिर्फ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब हमारा द्विध्रुव है, जैसे ये हमने एक द्विध्रुव लिया था, उसके लिए आपने ये कहा था कि सर एक चार्ज होता है माइनस क्यू तो एक चार्ज होता है प्लस क्यू। बिल्कुल ऐसा ही पढ़ा था हमने। जैसे यहाँ ले लेता हूँ, ये चार्ज हो गया प्लस क्यू और ये है अपना द्विध्रुव। ठीक है, इसको A नाम दिया था, इसको B नाम दिया था, और ये जो टोटल दूरी थी बीच की जो कि अति अल्प थी वो 2a लिखी थी। और मैंने कह दिया ये जो द्विध्रुव है ना, ये द्विध्रुव है इस विद्युत क्षेत्र के अंदर थीटा कोण पे रखा हुआ है। समझ जाओगे, ऐसे रखा हुआ है थीटा कोण पर, थोड़ा सा मतलब टेढ़ा रखा है मैंने इसको। प्रश्न ये भी उठता है कि सर ऐसे क्यों रखा, कैसे ही रख दो, लेकिन पहले थोड़ा सा हमने थीटा कोण पर कंडीशन निकाल ले, बाकी फिर जो भी आएगी कंडीशन वो यहीं से सोल्व हो जाएगी। ठीक है, आसानी से ये क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा ये देख लेना भाई, आज थोड़ा मौसम ख़राब है, उस मौसम ख़राब होने की वजह से कई बार वीडियो के अंदर हल्की सी डार्कनेस आ जाती है, तो आप थोड़ा सा चेक कर लेना। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी तक क्लियर हो रहा होगा। चलिए, यहाँ तक आपको मैंने ये बता दिया कि ये हमारा द्विध्रुव है, इसको मैंने विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा हुआ है। अभी देखो ये ऐसे रखा हुआ है थीटा कोण पर, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ऐसे, क्योंकि द्विध्रुव है तो एक। और वैसे डायग्राम में मैंने इसको बड़ा बनाया है, बाकी आपको पता है कि बीच की दूरी अल्प होती है। अब मैं छोटी सी दूरी बना दूँ तो चित्र स्पष्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस प्रकार विस्तृत बना दिया। ठीक है, लैंग्वेज क्या लिखोगे, चित्रानुसार माना, चित्रानुसार जो हमने डायग्राम बनाया है, चित्रानुसार माना एक विद्युत द्विध्रुव है AB, विद्युत द्विध्रुव AB एक समान विद्युत क्षेत्र E में, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर लगा दिया, ई वेक्टर में थीटा कोण पर स्थित है। क्यों भाई, यही चीज़ है, थीटा कोण पर स्थित है।
जो भी टॉपिक होती है उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी होती है। जो डायग्राम सीख लो अच्छी तरीके से तो लैंग्वेज डायग्राम से ही बनती है। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, इसमें कितने चार्ज हैं? सर 2 चार्ज हैं, एक चार्ज नेगेटिव, दूसरा चार्ज पॉजिटिव। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि भाई एक चार्ज यहाँ से छोड़कर अलग चला जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि पॉजिटिव भाग गया, नेगेटिव भाग गया, तो द्विध्रुव टूट जाएगा, यानी उस अणु की संरचना खत्म हो जाएगी। जो भी हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि ये बंधे हुए हैं यहाँ फिलहाल, तो अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो ये द्विध्रुव भी नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना, क्योंकि हमारा जो द्विध्रुव है हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं, हम इस प्रकार कह रहे हैं कि इस दौरान ये अपनी जगह पर अपनी निश्चित दूरी पर ये बंधे हुए हैं। ठीक है, अभी देखो ये धनावेश है, तो धनावेश विद्युत क्षेत्र में है तो ऋणावेश भी विद्युत क्षेत्र के अंदर है। और हमने जब चैप्टर शुरुआत की थी या पीछे की 1-2 क्लास के अंदर भी ये बात पढ़ी थी कि जब भी कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर आ जाता है तो उस आवेश पर बल लगता है। उस आवेश पर क्या लगता है? बल लगता है। तो यहाँ पर तय है कि धनावेश पर भी बल लगेगा, धनावेश प्लस Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, क्योंकि अपने को देखो बल निकालना है और बल आघूर्ण निकालना है, तो बल और बल आघूर्ण तभी आएंगे जब बल के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। लगने वाला विद्युत बल, अब इस बल को मैं लिख देता हूँ F1 से। और मैंने नोट में ये बातें लिखाई थी जब मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। F1 बराबर होता है प्लस QE, और वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगे, धनावेश पर लगने वाला बल F बराबर प्लस QE। देखो ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर, ये धनावेश है, धनावेश पर बल लग रहा है F1, और ये हो जाएगा F1 बराबर QE, जो हमने ये सूत्र पहले भी पढ़ा था अगर आपको याद आ रहा है, क्योंकि बल से ही बल आघूर्ण निकलेगा, इसलिए पहले बल पढ़ लेते हैं। और धनावेश पे जो बल लग रहा है वो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये बात मैंने नोट भी करवाई थी कि धनावेश पे जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। अभी विद्युत क्षेत्र इधर है ना, तो ये बल भी इधर लगेगा। मतलब सर ये F1 इधर लग रहा है क्या? बिल्कुल इधर लग रहा है, क्योंकि ये धनावेश है और धनावेश पे बल F1 कितना है? सर F1 इज इक्वल QE, पॉजिटिव चार्ज है, और ये बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। अभी यहाँ पॉजिटिव चार्ज था इसलिए F1 और E की डायरेक्शन सेम बनाई है मैंने। ठीक इसी प्रकार ऋणावेश मतलब -Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। ठीक है, ऋणावेश पे बल देखते हैं अभी। तो एक बात बताओ, ऋणावेश वाले बल को F2 से लिख दूं और ऋणावेश पे बल हो जाएगा -QE, और वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा। नहीं समझे बात मेरी? इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। मैंने ये बात कल भी बताई थी कि प्लस माइनस ये चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि जब सदिश की बात आती है तो प्लस माइनस का मतलब होता है दिशा, और अगर आपको दिशा नहीं लेना है तो इस पर भी Q, दिशा छोड़ दो। दिशा छोड़ने का मतलब हो गया इस पर भी बल QE है तो उस पर भी बल QE है। तो ये प्लस माइनस का मीनिंग क्या है? प्लस माइनस का मीनिंग ये है कि यहाँ पर धनावेश था तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया, यहाँ पर ऋणावेश है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र के किस दिशा में? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो सदिशों में जो प्लस माइनस का चिन्ह होता है ना, उसको अगर आप लगाते हो साथ में तो वेक्टर फॉर्म जरूर लिखना। वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो उस प्लस माइनस का मीनिंग क्या होगा? उसकी डायरेक्शन, समान दिशा है, विपरीत दिशा है, आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, ये सारी चीजें बताता है सदिशों में प्लस माइनस। अगर आप ये दिशा हटा देते हो तो सिर्फ वैल्यू आएगी, और जब वैल्यू निकालते हैं तो किसी भी सदिश की जब वैल्यू परिमाण जब निकालते हैं तो उसका मापांक लेते हैं, और मापांक लेोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू बराबर ही आती है। इस पर भी बल QE है तो इस पर भी बल QE है। अंतर क्या है? प्लस माइनस का। इसका मतलब ये है कि ये तो उसकी दिशा में है विद्युत क्षेत्र के, और ये बल लग रहा है इसके ऊपर इस तरफ। ये विद्युत क्षेत्र इधर है तो ये बल इधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। समझ जाओगे क्या बात मेरी? ठीक है, क्योंकि हमारे पास चार्ज कितने थे?
हमारे पास सर डबल चार्ज थे, यानी दो चार्ज थे, तो दोनों चार्ज विद्युत क्षेत्र में थे, तो दोनों चार्ज पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। उस बल की वैल्यू पहले चार्ज के कारण इतनी आ जाती है, दूसरे चार्ज के कारण इतनी आ जाती है। अभी यहाँ कितने बल हैं सर? यहाँ पर तो टोटल 2 बल हो गए, तो हमें परिणामी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पे परिणामी बल निकालेंगे। अब सदिश की बात चल रही है, क्योंकि बल सदिश राशि है, तो जब भी सदिश राशियों का परिणामी निकाला जाता है तो हमेशा सदिश योग किया जाता है। क्या किया जाता है? सदिश योग। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी परिणामी निकालेंगे तो सदिश योग गुणधर्म से परिणामी निकालेंगे, साधारण नियम से परिणामी नहीं निकलेगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में हो जाता हूँ। अब मैं स्क्रीनशॉट हो गया इसका। चलिए अब अपने इसका परिणामी निकालते हैं। मैं ये थ्योरी हटा देता हूँ, थ्योरी तो सिर्फ एक बार समझाने के लिए हम लिखते हैं, 2-3 बार ऐसे पढ़ोगे फिर ये थ्योरी जो है वो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगी कि भाई कैसे अपने को टॉपिक की थ्योरी बनानी होती है। इसलिए विद्युत, अपना टॉपिक यही था, द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल। अब सदिश राशि है ना, तो F वेक्टर सदिश योग नियम क्या कहता है? अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ा था ना कि सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु पर जो परिणामी बल है वो अलग अलग द्वारा जो बल लग रहे हैं उनके सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग नियम है। सदिश योग नियम क्यों लगाया? क्योंकि सदिश राशि है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मान रखो। समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर तो ये F आ जाएगा अपना। समीकरण 1 से मान है प्लस क्यू ई, फिर बीच में प्लस का चिन्ह। समीकरण 2 से मान है माइनस क्यू ई। अब बीच वाला प्लस का चिन्ह, प्लस क्यू ई, और प्लस माइनस हो गया माइनस क्यू ई। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट आया 0। यानी हमारा जो द्विध्रुव था उसको हमने चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में रखा, और विद्युत क्षेत्र में जैसे ही उसको रखा तो उस पर 2 बल लगे। पहला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो कि धनावेश पर लग रहा था, दूसरा बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो कि ऋणावेश पर लग रहा था। परिणामी बल निकाला तो दोनों बलों का सदिश योग जब आया तो उत्तर आया 0। अर्थात जब कोई द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर परिणामी बल 0 होगा। परिणामी बल कितना होगा? 0 होगा। अतः स्पष्ट है, ध्यान रखना, अतः स्पष्ट है कि इस दौरान द्विध्रुव स्थानांतरणीय गति नहीं कर सकता। मतलब हमारे इस द्विध्रुव पर 2 बल लग रहे थे, और दोनों बल, वजह ये थी कि दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, क्योंकि एक बल तो इधर लग रहा था और दूसरा बल इधर लग रहा था, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इनका परिणामी बल 0 आ गया। इसलिए हम कहेंगे कि इस दौरान ये स्थानांतरणीय गति नहीं कर पाएगा। स्थानांतरणीय गति का मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु में गति होती है तो गति के पीछे एक बल, एक कारक होता है, उसे ही बल कहते हैं हम, कि एक ऐसा कारक जो किसी वस्तु की गति को बनाए रखता है उसे बल कहते हैं। हमने परिभाषा भी पढ़ते हैं बल की। तो यहाँ पर ये परिणामी बल लग तो रहे थे, लेकिन एक दूसरे को निरस्त कर दिया इन बलों ने, क्योंकि एक इधर लग रहा था, एक इधर लग रहा था। दोनों बलों ने एक दूसरे के प्रभाव को जैसे ही निरस्त किया तो परिणामी बल 0 आ गया, और परिणामी बल 0 आने के कारण हम ये कहेंगे कि बल 0 होने की वजह से हमारा ये जो द्विध्रुव है वो जैसे है वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ से वो विस्थापित नहीं हो पाएगा। मतलब ये द्विध्रुव यहाँ से इधर नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, किसी तरफ ये नहीं झुकेगा। मतलब कहने का अर्थ है क्योंकि दोनों बलों का पलड़ा बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब दोनों साइड से पलड़ा बराबर होता है तो उस दौरान जो सुई होती है बीच में, पलड़े की जो सुई होती है वो हमेशा बीच में रहती है, जहाँ है वहीं पड़ी रहती है। तो कहने का अर्थ है इधर भी इतना ही बल लग रहा है, उधर भी इतना ही बल लग रहा है, दोनों साइड से बराबर फोर्स क्रिएट हो रहे हैं। उस वजह से हमारा ये द्विध्रुव स्थानांतरणीय गति नहीं करेगा, क्योंकि गति तब होती है जब बल लगता है। यहाँ पर बल का मान कितना है? 0 आया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब हमारा इसी के अंदर ये नोट कर लो पहले आप लोग। ठीक है, मैं बताता जा रहा हूँ, हमारा हेडिंग यही है कि लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण। तो बल तो 0 हो गया, ये तो कन्फर्म हो गई बात, क्योंकि टोटल बल, परिणामी बल 0 हो चुका है। लेकिन क्या इस पे बल आघूर्ण लगेगा क्या? इसके पीछे अपने को थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी है। तो पहले इतनी चीज़ें आपने नोट कर ली होगी, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ।
चलिए, ये तो हो गई बल की बात। यानी जब कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पे परिणामी बल शून्य लगेगा। वैसे बल तो 2 लग रहे थे, लेकिन इनका परिणामी क्या हो गया, 0 हो गया। अब बात करते हैं बल आघूर्ण की, क्योंकि हेडिंग यही है अपनी, बल तथा बल आघूर्ण। देखो एक बात ध्यान दो, 2 बल तो लग रहे हैं, ये तो कन्फर्म है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों बल अलग अलग क्रिया रेखा पर लग रहे हैं। पहला बल लग रहा है वो इस क्रिया रेखा पर लग रहा है। क्रिया रेखा क्या होती है, मतलब एक ऐसी डायरेक्शन जिसके अकॉर्डिंग वो बल काम कर रहा है। एक ऐसी रेखा कह दो, एक ऐसी दिशा कह दो जिस दिशा में वो बल काम कर रहा है। तो हमारा ये जो पहला बल है, वो पहला बल इस रेखा के अनुदिश काम कर रहा है, तो ये जो दूसरा बल है वो इस रेखा के अनुदिश काम कर रहा है। मतलब ऐसी कंडीशन हो गई, पहला बल ऐसे ऊपर की ओर तो दूसरा बल ऐसे, यानी दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है। एक बल थोड़ा ऊपर की क्रिया रेखा में लग रहा है ऐसे, और दूसरा बल थोड़ी नीचे की क्रिया रेखा में लग रहा है। जब भी किसी वस्तु पर 2 बल, ठीक है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, अलग अलग क्रिया रेखा पर जब काम करने लग जाएं तो वो बल उस वस्तु में एक ऐंठन उत्पन्न करते हैं, मतलब उसको घुमाने का प्रयास करते हैं। और जब कोई चीज़ उन बलों की वजह से घूमती है तो उसे ही कहते हैं बल के आघूर्ण का प्रभाव। मतलब बल आघूर्ण, बल के कारण वस्तु में घूमना। तो यहाँ तय है, क्योंकि ये वस्तु घूम सकती है, स्थानांतरित नहीं हो सकती, यहाँ से इधर उधर आगे पीछे नहीं खिसक सकती, लेकिन अपनी जगह पड़ी रहकर ये घूम तो सकती है। उसके पीछे कारण ये है, चूंकि यहाँ द्विध्रुव पर लगने वाले दोनों बल अलग अलग क्रिया रेखा पर तथा विपरीत दिशा में, ठीक है, अलग अलग क्रिया रेखा पर तथा विपरीत दिशा में कार्यरत होने के कारण ये बल द्विध्रुव पर बल युग्म का निर्माण करते हैं। यानी बलों का एक जोड़ा हो गया जो कि दोनों काम कर रहे हैं, जिससे द्विध्रुव घूमने का प्रयास करता है। यानी इन बलों के कारण ये घूमेगा। इस बल युग्म के घूमने का प्रयास करता है। इस बल युग्म के प्रभाव से ही बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। मतलब ये, या ऐसा कह दो, ये बल युग्म ही बल आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। या इस बल युग्म की वजह से ये बल आघूर्ण की बात चर्चा में आई है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये हमारा द्विध्रुव है, डस्टर आपको नजर आ रहा है। अब इस डस्टर के ऊपर मैं 2 फोर्स लगाऊंगा। देखो डस्टर थोड़ा सा ऐसे तिरछा रखा हुआ है, टेढ़ा रखा हुआ है, क्योंकि हमारा द्विध्रुव भी ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। समझ जाओगे बात मेरी। अभी ध्यान देना, इस डस्टर के ऊपर मैं एक बल तो इधर लगा रहा हूँ, इधर, ये F1 है ना, ये द्विध्रुव मान सकते हो इसको आप। ये F1 आपको इधर लगाना है, ठीक है, और F2 आपको इधर लगाना है। पहली बात तो दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है, एक बार चौक छोड़ देते हैं अपने। एक बल तो लग रहा है इधर, ठीक है, और दूसरा बल लग रहा है ऐसे इधर। समझ गए बात मेरी। इस प्रकार की कंडीशन आ गई। एक बल तो लग रहा है इस साइड में, इधर दाईं ओर, एक लग रहा है इधर बाईं ओर, ठीक है। ये F1, ये F2, दोनों बल जब इस पे काम करेंगे तो दोनों बल काम करेंगे तो ये वस्तु ऐसे घूमेगी। समझ गए बात मेरी। हम अमूमन ये चीज़ करके देख सकते हैं, घर पर भी करके देख सकते हैं कि कोई छड़ ले ली, उस छड़ पर एक बल ऊपर लगाओ, एक बल नीचे लगाओ, और जैसे इस छड़ को ऊपर से और नीचे से इधर, ऊपर से इधर खींचोगे तो ये छड़ ऐसे घूमेगी, ठीक है। अपनी जगह से विस्थापित नहीं है, अपनी जगह से विस्थापित नहीं है, बल्कि घूमती है ऐसे। समझ गए बात मेरी। जब ये छड़ी इस प्रकार घूमती है तो इस प्रकार घूमना ही इसमें बल आघूर्ण का प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। कहने का मतलब यही है। तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है
कैसे निकालें सर? तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है लगने वाला बल इनटू दोनों बलों के या दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। यह बल आघूर्ण का सूत्र होता है कि बल आघूर्ण को एक तो दर्शाते हैं टो से, कितना बल लग रहा है, बल और दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बतानी है, सीधी दूरी कितनी है बीच की, वो चीज बतानी है। तो देखो बल तो लग रहा है QE, बल तो QE है, ये भी QE है और ये भी QE है, बस एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, इसलिए प्लस माइनस का चिन्ह है। तो फिलहाल मैं इसको बल को लिख दिया QE से, ठीक है, इनटू दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा। अब देखो इस डायग्राम में थोड़ा समझना, मैंने कह दिया ये पहले बल की क्रिया रेखा है, ठीक है, और ये है दूसरे बल की क्रिया रेखा, इसके ऊपर ही मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ही समझ लेना आप लोग, ठीक है, ताकि आसानी। तो ये दोनों बलों की क्रिया रेखाएं हो गई, ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, और ये हो जाएगी इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, ऐसे समझ जाओगे बात मेरी। ये क्रिया रेखा भी इसके ऊपर मान लेना, ये भी इसके ऊपर मान लेना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा इसमें, ठीक है। तो जो ये बीच की ये हो जाएगी सीधी सीधी दूरी, ये पहली क्रिया रेखा से दूसरी क्रिया रेखा के बीच की सीधी दूरी, और सीधी दूरी हमेशा लंबवत दूरी होती है। इसको एक नाम दे दिया मैंने C पॉइंट। तो आपको ये BC दूरी चाहिए, क्या चाहिए, ये BC दूरी चाहिए, ये होगी ना सीधी दूरी, ये BC दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब ये काम करो, BC दूरी निकालने के लिए आप एक त्रिभुज ले लो, यही त्रिभुज त्रिभुज BAC में नजर आ रहा है, ये त्रिभुज साफ साफ दिख रहा है, BAC, ठीक है। ये कोण कितना है, थीटा, ये कोण कितना है 90, ये भुजा आधार हो गई, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब देखो आपको कर्ण का मान पता है 2a है, कर्ण कितना है 2a, लंब वाली भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो सबको पता है कि लंब और कर्ण में एक संबंध होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब तो हो गया अपना BC, कर्ण हो गया अपना 2a, और लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, होता है कि नहीं होता, लाल बट्टे कक्का वाला सूत्र पढ़ते हैं, लंब बटे कर्ण साइन थीटा हो गया। तो यहां से BC का मान आ जाएगा 2a साइन थीटा, इधर वज्र गुणा हो जाएगा ना 2a साइन थीटा, तो ये BC यहां रख दो, तो ये हो गया QE इंटू 2a साइन थीटा। बताओ ये चीज समझ में आई क्या, ठीक है। बल आघूर्ण क्या होता है, क्यों उत्पन्न हुआ, रीजन, ये दोनों बल अलग अलग क्रिया रेखा पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ। कितना होता है बल आघूर्ण, बल और दोनों बलों के बीच की जो क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है, ये लंबवत सीधी दूरी कह दो, इसके गुणनफल के बराबर होता है। बल हो गया QE और सीधी दूरी हो गई हमारी BC। BC निकालने के लिए मैंने ये त्रिभुज ले लिया। अब इस त्रिभुज में नॉर्मल पाइथागोरस प्रमेय जो अपनी होती है वो हमने यूज में ली, लंब आधार कर्ण को अलग अलग निकाल कर दो भुजाओं में संबंध स्थापित किया। कर्ण का मान मुझे पता था, लंब का मान मुझे निकालना है, तो लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, मैंने यहाँ पर यूज में लेकर इस सूत्र में मान रख दिया। अब देखो यहाँ एक चीज और हो रही है, क्या कि सर टो बराबर, इसको ऐसा लिख दूं EQ गुणा 2a साइन थीटा, नहीं समझे क्या बात मेरी। सर ऐसा क्यों लिखा, इसलिए लिखा, सब जानते हो, टो बराबर इसको ये लिख सकता हूँ PE साइन थीटा, चूंकि Q गुणा 2a द्विध्रुव आघूर्ण होता है, Q गुणा 2a क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। इसको सदिश रूप में लिख सकते हो आप लोग। सर सदिश रूप में कैसे, बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है भाई, जो रेखीय गति में काम बल का होता है, घूर्णन गति में वही काम बल आघूर्ण का होता है, ठीक है। रेखीय गति में बल क्या करता है, वस्तु को विस्थापित करने का काम करता है, तो घूर्णन गति में जो बल की जगह आ जाता है बल आघूर्ण, घूर्णन गति में बल आघूर्ण की वजह से वस्तु घूमने लगती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक सदिश राशि है। और फिर दूसरी बात, बराबर में देखो द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है, तो बराबर वाली सदिश राशि है, लेकिन साथ साथ एक साइन और आ रहा है, देखो साइन थीटा आ रहा है। यहाँ से वो शुरुआत वाली क्लास से आपके सारी समझ में आ जाएंगी। अगर जिन बच्चों ने शुरुआत के 5
पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो वीडियो मैंने बनाया था वो मैंने बेसिक क्लास का बनाया था बेटा। वो 5 वीडियो आप अगर किसी बच्चे के नहीं याद हुए हैं तो उन वीडियो को आप अच्छी तरीके से पढ़ो और उनको अच्छी तरीके से नोट करो, क्योंकि शुरुआत वाली 5 क्लास में जो काम कराया था बेटा बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ ध्यान दो कि मैंने टो पर तो वेक्टर का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, क्योंकि सदिश राशि बना दिया। अब यहाँ पर 2 सदिश राशि है, आघूर्ण भी सदिश है और विद्युत क्षेत्र भी सदिश है। इन दोनों में से सदिश किस पे लगेगा? तो मैं कहूंगा कि P पर भी लगाओ और E पर भी लगाओ। ठीक है सर, P पर भी लगा दिया और E पर भी लगा दिया, क्योंकि दोनों वेक्टर चीज है। लेकिन साइन का क्या करें बेटा? एक बात ध्यान देना, आपने सदिशों के 2 प्रकार के गुणनफल पढ़े थे और उन दोनों गुणनफल में एक गुणा था जिसको हमने डॉट प्रोडक्ट नाम दिया था, एक गुणा था जिसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट नाम दिया था। जब डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं तो कोस थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट को जब सोल्व किया जाता है तो साइन थीटा आता है। तो यहाँ स्पष्ट सी बात है, साइन आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। इनके बीच में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करो तो क्या आता है? P E साइन थीटा। ए क्रॉस बी हमने पढ़ा था ना, ए क्रॉस बी, ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू साइन थीटा, ठीक है। और गुणा में एन कैप आता है, एन कैप उसके तल के लंबवत एकांक सदिश होता है जो कि उस दिशा को बताता है। तो यहाँ पर भी अगर आपको बल आघूर्ण की दिशा पूछे तो बल आघूर्ण की दिशा है वो तल के लंबवत P और E से बने तल के लंबवत होगी, और उस साइन की वजह से मैंने इसको P क्रॉस E लिख दिया। अब कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर इसको P क्रॉस E लिखा है, इसको हम E क्रॉस P भी तो लिख सकते हैं, ये बात भी तो सेम है। तो वो चीज़ डिपेंड करेगी कि आपके पास कंडीशन कैसी है डायग्राम में, आपके पास P क्रॉस E वाली कंडीशन है या E क्रॉस P वाली कंडीशन है। तो इन दोनों को जब सोल्व किया जाता है तो रिजल्ट यही आता है, बस डायरेक्शन का अंतर होता है। एक की दिशा अगर तल के लंबवत बाहर की ओर है तो दूसरे की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, बस डायरेक्शन का अंतर होगा। वो चीज़ चेक करने के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो थोड़ी सी ध्यान रखना। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर P की डायरेक्शन बताओ, ये माइनस है ये प्लस है, और ऋणावेश से धनावेश की दिशा में P होता है। समझ गए बात मेरी? ऋणावेश से धनावेश P होता है और विद्युत क्षेत्र आपको पता है इस दिशा में है, ठीक है। अभी कंडीशन ये आ गई कि ये तो है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, विद्युत क्षेत्र अपना इधर जा रहा है, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग दिस डायग्राम हमारा द्विध्रुव कैसे घूमेगा? यहाँ ध्यान देना कि द्विध्रुव को ऐसे रखा हुआ है, ये बल इधर लग रहा है, ये बल इधर लग रहा है, तो इन दोनों बलों की वजह से ये द्विध्रुव ऐसे घूमेगा। इस डस्टर पे ध्यान देना, ऐसे घूमेगा। जब ये ऐसे घूम रहा है तो देखो ये P है ये E है, इधर E है ये P है, तो हमारा द्विध्रुव ऐसे घूम रहा है, यानी P से E की ओर घूम रहा है। नहीं समझेगा बात मेरी? ये तो द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ये E हो गया। अब चित्रानुसार ये द्विध्रुव पर 2 बल लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है। दोनों बलों की वजह से ये जो डस्टर यानी ये जो द्विध्रुव है ये कुछ ऐसे घूमेगा, इस प्रकार। जब ये ऐसे घूमेगा और घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा, जब ये ऐसे घूमेगा तो ये P से E की ओर घूम रहा है, P से E की ओर घूम रहा है, इसलिए इसको P क्रॉस E लिखना पड़ेगा, न कि E क्रॉस P। समझ जाओगे बात मेरी? अगर E क्रॉस P लिख दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होते ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको सही रूप में ऐसे ही लिखा जाएगा P क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये बल आघूर्ण का सदिश रूप हो गया, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सेम टू सेम टॉपिक आपको चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में भी देखने को मिलेगा, बस उसमें केवल अपने को सिंबल चेंज करने, दिशाएं बदलनी बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी यहाँ से हम स्पेशल केस बना लेंगे इसके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग बीच बीच में, मैं कई बार भूल जाता हूँ बताना, बाकी आप ध्यान रखा करो, जैसे ही बोर्ड का काम कंप्लीट होता है आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। चलिए अभी एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से आप इसके स्पेशल केस बनाओ। स्पेशल केस का मतलब, क्योंकि हमने यहाँ थीटा की बात की है, ठीक है, तो थीटा वही भाई बच्चों के मन में विचार आता है कि सर इसको ऐसे ही क्यों रखा। अब यहाँ से ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। नंबर 1, यदि थीटा का मान 0 डिग्री है तो क्या होगा? तो टो बराबर हो जाएगा PE साइन 0, और टो साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए टो का मान यहाँ पर 0 आ गया। फिलहाल ये टो का मान मिनिमम होता है, ठीक
ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है थीटा जीरो, थीटा ये थीटा है, इसको जीरो कब होगा, जब हमारा द्विध्रुव बिल्कुल इसकी दिशा में रखा होगा। थीटा जीरो कब होगा, थीटा जीरो करना आपको, जीरो तभी होगा जब ये द्विध्रुव ऐसे सेट हो जाए, ठीक है, इसकी दिशा में सेट हो जाए। अर्थात जब कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र, ये कौन सी कंडीशन है, जब द्विध्रुव ई की दिशा में हो, द्विध्रुव ई की दिशा में यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगता, इसलिए इसे स्थायी संतुलन अवस्था कहते हैं। क्या कहलाती है ये, स्थायी संतुलन अवस्था या स्थायी साम्य अवस्था भी कह सकते हो, स्थायी संतुलन अवस्था कहलाती है। नंबर 2 कंडीशन, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री है तो उत्तर आ जाएगा PE साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ पर बल आघूर्ण सर्वाधिक होगा, बात ध्यान देना। और बल आघूर्ण सर्वाधिक कब होगा, जब द्विध्रुव ई के यानी विद्युत क्षेत्र के, ई समझ जाओगे, लंबवत रखा है, ठीक है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि जब द्विध्रुव है यानी ये द्विध्रुव है, ये विद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा हुआ है। अब देखो ये लंबवत कंडीशन हो गई ना, ये लंबवत कंडीशन में जब भी कोई द्विध्रुव रखा होगा तो इस दौरान इस पे सबसे ज्यादा बल आघूर्ण लगेगा। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में और द्विध्रुव भी ऐसे रखा हुआ है, तो उस पे बल आघूर्ण सबसे न्यूनतम यानी जीरो होगा, इसे स्थायी संतुलन कहते हैं, और इससे सबसे ज्यादा बल आघूर्ण की कंडीशन भी कहते हो। और एक कंडीशन और बना लो, यदि थीटा का मान 180 डिग्री है, थीटा का मान कितना है, 180 डिग्री है, तो टो बराबर हो जाएगा PE साइन 180। अब साइन 180 का मान कितना होता है, साइन 180 का मान होता है, देखो ये सारी चीजें याद रखने के लिए आपको एक बात बताऊंगा। साइन 180 कई बार बच्चों के कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इसका पता कैसे चलेगा, जीरो का मान, साइन जीरो का मान, साइन 100, तो इन कंडीशन में आपको याद रखना है कि एक, चलो एक टेबल भी बता दूंगा इस वीडियो के बाद में, साइन कोस वाली वैल्यू कई बार बच्चों की दिक्कत देती है, तो याद रखना साइन 180 का मान भी जीरो होगा, इस दौरान भी बल आघूर्ण का मान शून्य होगा, बल आघूर्ण का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत रखा है, मतलब विद्युत क्षेत्र के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है। 180 का मतलब ये हो गया, देखो ये द्विध्रुव था, अभी फिलहाल थीटा कौन है, अब थीटा 0, अब थीटा 90, और ऐसे घुमाकर इसको ऐसे रख दो, अब थीटा हो गया 180, ठीक है, द्विध्रुव को इस प्रकार घुमाया और घुमा के ऐसे रख दिया, अब हो गया थीटा 180। तो ये कंडीशन थीटा 0 की थी और ये कंडीशन हो गई थीटा 180 की। इन दोनों कंडीशन में जीरो कंडीशन, यहाँ थीटा 0 और थीटा 0 तो बल आघूर्ण भी 0, और यहाँ इस कंडीशन में थीटा 180 तो बल आघूर्ण भी 0 हो गया, थीटा का मान 180 होते भी बल आघूर्ण 0 हो गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये थीटा 0 है तो ये थीटा 180 में उल्टा रखा हुआ है, इसलिए ये भी संतुलन अवस्था तो है, लेकिन इसे कहा जाएगा अस्थायी साम्य अवस्था, ठीक है, यानी स्थायी साम्य अवस्था नहीं है ये, स्थायी तो ये कहलाएगी जब थीटा 0 होगा और आपने इसको इमरजेंसी में ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा रख दिया, अब है तो उसकी दिशा में ही लेकिन अपोजिट हो गया, इस वजह से इसको अस्थायी साम्य अवस्था कहा जाता है, ठीक है। ये हो गई 3 कंडीशन बेटा, इन तीनों कंडीशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर वो मैं आपको कोण लिखा देता हूँ, ठीक है, कोण आपके आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। इसकी एक परिभाषा भी कई बार पूछ लेता है, इससे एक डेफिनेशन भी बनती है, चलो वो भी बता देता हूँ, पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। एक डेफिनेशन बनती है यहाँ से, हालांकि आपको बुक में तो नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी चलो ध्यान रख लो ये चीज़ भी। चलो वो डेफिनेशन क्या है, यहाँ से बन जाएगी, इस सूत्र से आप डेफिनेशन बना सकते हो या उसी से बनवा देता हूँ। चलो क्या डेफिनेशन बनेगी, एक काम कीजिए नोट में लिख लो ये बातें, एक नोट में कोण भी लिख लेना, ठीक है। PE बराबर क्या होता है, टो बराबर PE साइन थीटा होता है कि नहीं होता। मैं आपको एक बात कहूँ कि यदि मैं E का मान यानी विद्युत क्षेत्र 1 न्यूटन प्रति कूलाम ले लो, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, मात्रक याद करो बेटा अच्छे तरीके से,
ठीक है। और बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? बल आघूर्ण 11वीं क्लास की बात है। बल आघूर्ण होता है बल इंटू दूरी। बच्चे क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, द्विध्रुव का मात्रक रखते हैं, आघूर्ण का मात्रक रखते हैं, फिर इसका विद्युत क्षेत्र का, उससे भी निकाल लो, लेकिन डायरेक्ट ही पता है बल आघूर्ण होता है बल इंटू दूरी होता है, तो उसका गुणा किया तो बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, यानी इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर होगा। नहीं समझे क्या बात मेरी? बल इंटू दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, तो बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है मात्रक निकालने के लिए, और अगर सोल्व करके देखना चाहो तो भी यही आएगा मात्रक इसका, ठीक है। चलिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक अगर मैं ई का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम ले लूं और थीटा का मान 90 डिग्री ले लूं, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री ले लूं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि टो बराबर पी होगा? अर्थात वैसे बस थोड़ा सा देख लो इसको, यहां से क्या रिजल्ट निकला, थोड़ा सा ध्यान दो। यदि विद्युत क्षेत्र का मान 1 है और थीटा 90 डिग्री है, यानी ये विद्युत क्षेत्र एकांक है और हमारा द्विध्रुव है उस एकांक विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हुआ है, उस दौरान जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो बल आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। यानी जो उस पर बल आघूर्ण लगता है वही द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ऐसा कह दो, उल्टा भी बोल सकते हो। तो इसे मैं कहूंगा कि अर्थात एकांक विद्युत क्षेत्र, एकांक विद्युत क्षेत्र एकांक परिमाण वाले, ऐसा लिखो, एकांक परिमाण वाले, या एकांक विद्युत क्षेत्र भी लिख सकते हो, एक ही बात है वो, एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र में, एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र में लंबवत, थीटा 90 आ गया ना, लंबवत रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ही द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्यों? सेट हुई क्या कुछ बात? कई बार ऐसी कंडीशन दे देता है, बल आघूर्ण ही क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। देखो, ये बल आघूर्ण है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ये टो है और ये पी है, तो बल आघूर्ण ही द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये डेफिनेशन भी यहाँ से बन सकती है। वैसे किताब में तो कम ही मिलेगी शायद आपको, जहाँ तक मुझे पता है, बाकी किताब में अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन दे दे, अब ये कंडीशन कोई सिलेबस वाली बात नहीं है सर, ये सिलेबस में नहीं है, पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, सिलेबस वाली बात नहीं है, सूत्र है ना अपने पास, तो सूत्र से डेफिनेशन भी बन सकती है, क्या दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। चलो, नोट हो गई। अब एक काम करो, इसी में नोट में लिख लो। वैसे शुरुआत वाले बता देनी चाहिए थी ये बातें, लेकिन अब बता देता हूँ, कई बार बच्चों की कन्फ्यूजन हो जाता है। मैथ वाले बच्चे आराम से कर लेंगे। देखो, एक ध्यान रखना, एक होता है साइन फंक्शन, बस आपको 2 ही याद रखना है, साइन थीटा होता है और एक होता है कोस थीटा, ठीक है। पहले साइन का सुन लो। देखो, आपने चतुर्थांश पढ़े थे, 4 होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, ऐसे पढ़े थे आपने, 10वीं क्लास में पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 0 डिग्री होता है यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 0, 90, 180 डिग्री, यहाँ पर होता है 270 और यहाँ पर होता है 360। ऐसे करते ही एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाता है। कोण के लिए बता देता हूँ, कई बार बच्चों को शॉर्ट में याद रखना पड़े ना कि साइन का मान कितना होता है, कोस का मान कितना होता है, उसके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। साइन थीटा में ये बाउंड्री के कोण है सारे, 0, 360 इस बाउंड्री पे आ गया, 90 डिग्री वाला इस बाउंड्री पे आ गया, 180 वाला इधर आ गया और 270 वाला इधर आ गया। फिर ये एक चक्कर पूरा होने के बाद में फिर अगला राउंड लगाओ, तो 360 में 90 जोड़ दो, फिर 90 जोड़ दो, फिर 90 जोड़ दो, फिर 90 जोड़ दो, 2 राउंड पूरे हो जाएंगे। इतने बड़े कोण अपने को निकालने नहीं है, अपने को ज़्यादातर फिजिक्स के अंदर यही कोण मिलते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, बस यही मिलते हैं, 270, ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पर साइन है, देखो साइन 0 का मान, मैं यहाँ पर 0 डिग्री निकाल रहा हूँ, तो साइन 0 का मान 0 होता है, याद रखो, साइन 0 का मान 0 होता है, तो साइन 360 का भी 0 ही होता है। समझ गए बात मेरी? यानी यहाँ पर जितने भी एंगल और आएंगे बाकी उन सब का मान 0 होगा। फिर साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है, और 90 के साथ और कोण आएंगे नेक्स्ट राउंड में, 90 के साथ यहाँ पर बाउंड्री पर जो भी कोण आएंगे उन सब का मान भी 1 होगा। देखो, फिर इधर बात करो, साइन का इस साइड में मान 0 है, तो इस साइड में भी 0 होगा,
क्योंकि जीरो पर प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ साइन लिख दिया मैंने, समझाने की कोशिश है, ये साइन है तो इस तरफ जीरो है तो इस तरफ भी जीरो। अब इधर पॉजिटिव मानो तो इधर नेगेटिव होना चाहिए। सर इधर प्लस का जीरो तो इधर माइनस का जीरो, नियम तो यही कहता है। लेकिन जीरो पर क्या प्लस माइनस का असर होता है? नहीं होता मेरे हिसाब से। तो इधर जीरो है तो इधर भी जीरो, ठीक है। अब यहाँ देखो ऊपर कितना है? 1 है, तो नीचे कितना है? नीचे भी 1 ही होगा। अब एक जीरो पर तो प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन और बाकी संख्याओं पर तो पड़ता ही है। तो ऊपर प्लस का 1 है तो नीचे हो जाएगा माइनस का 1। समझ जाओगे बात मेरी? ऐसे बस ये शॉर्ट में याद रखो कि साइन 0 का मान 0, 360 का मान 0, 90 का मान 1, 180 का मान 0, 270 का मान -1। ठीक इसी प्रकार आप कोस वाला भी याद कर लो, बस ये 2 ही याद कर लो, आप ज़्यादा मत याद करो। अगर और ज़्यादा बाकी और बच्चे पढ़ते हैं अपने हिसाब से तो वो उनकी मर्जी है, बाकी अपने को बस इतना ही याद करना है। ये कोस वाला भी बता देता हूँ, ठीक है। एक राउंड के लिए बस पढ़ लो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, और ये 270 और फिर 360, ठीक है। अब देखो बस इतना, ये तो या तो बीच में यहाँ लिख लेना या शुरुआत वाले टॉपिक के साथ लिख लेना। कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। 360 का मान भी 1 होगा। कोस 90 का मान 0 होगा। कोस 180 देखो इधर 1 है तो इधर -1, ठीक है। फिलहाल देखो इस तरफ 1 था तो इस तरफ -1। ऊपर 0 है तो नीचे भी 0, ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस, लेकिन 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ भी नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए ये चीज़ नोट कर लो, बेसिक बातें। बाकी आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे अपने, और ये टॉपिक यहाँ पर अपना समाप्त हो गया। वैसे अगर आरबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो आपका पहला चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन अपने को पढ़ना है एनसीईआरटी सिलेबस, और एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर अभी यहाँ पर पहला चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है। अभी एक चैप्टर और पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये है अपना पहला ही चैप्टर। अभी फिलहाल नए सिलेबस के अनुसार पहला ही चैप्टर अपना चल रहा है, ठीक है। तो पहले चैप्टर के अंदर ये इतने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बेटा, और अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लेना। बीच बीच में ऐसे कोई पॉइंट्स की अगर जरूरत होगी ना तो मैं बीच बीच में आपको लिखाता रहूँगा उनको, चाहे आप यहाँ बीच में लिख लो या फिर जो शुरुआत वाले जो मैथ के जो सूत्र लिखे थे हमने 5 क्लास के अंदर, वहाँ आप ऐड कर लेना इन चीज़ों को, ताकि याद करने में आसानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।